अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। केले के बागों में लगने वाले रोगों की रोकथाम के उपाय। कम पानी वाले क्षेत्रों में सरगोजा की खेती से कमाएं अधिक आमदनी। मौसम में वातावरण में नमी और जल की अधिकता के कारण केले के बागों में कई प्रकार का रोगों का प्रकोप तेज होता है, जिससे उत्पादन काफी कम होने लगता है। ऐसे में सही समय पर रोगों की पहचान कर उनका नियंत्रण आप कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं केले का फसल जो है, ये पहले ये समझना है कि केले का फसल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही उपयोगी फसल है, क्योंकि ये कैश क्रॉप है। इसमें कई बीमारियां लगती हैं, जैसे पनामा विल्ट हुआ, सिगाटोका डिजीज हुआ, एंथ्रेक्नोज डिजीज हुआ, फिर आपको मोको डिजीज हुआ, एक ब्लैक रॉट हुआ। तो ये 5 प्रकार की डिजीज प्रमुख रूप से जहाँ भी केले की खेती होती है वहाँ पे ये चीज पाया जाता है, ये सारी डिजीज देखी जाती है। केला की मांग को देखते हुए किसान भाई इसकी खेती करने लगे हैं। इसकी खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक होती है, लेकिन केला के पौधों में कई तरह के जीवाणु और फफूंद जनित रोग देखने को मिलते हैं, जो पौधों की पैदावार को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं और इन रोगों के बढ़ने की वजह से कभी कभी संपूर्ण फसल भी नष्ट हो जाती है। तो केले की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है, चलिए जानते हैं। सबसे प्रमुख इसमें जो है वो पनामा विल्ट है, जो फ्यूजेरियम से होता है। और ये डिजीज जो है किसी भी समय में हो जाता है, शुरू से ही इसका लक्षण थोड़ा दिखने लगता है। और इसमें इसका जो लक्षण है वो पत्ती पीली हो जाती है और उसके जो सीडो स्टेम है उससे वो छोड़ देती है, जो पत्ती का जो पेटियोल है वो इस तरह से हो जाता है और ये पीला होकर पत्ता, ये पूरा का पूरा प्लांट सूख जाता है। तो ये पनामा विल्ट है। तो इसको दूसरी डिजीज जो है ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है ये। और जहां पे एक दफा हो जाता है वहां पे इसके जो प्रोपेग्यूल्स हैं, इसके जो पैथोजन है, फंगल पैथोजन, वो कई साल तक मिट्टी में या इसके डिब्रिस में रहते हैं, 16 साल तक रह सकते हैं इसके डिब्रिस में। दूसरा जो आपका डिजीज है वो सिगाटोका डिजीज है, ये भी फंगल डिजीज है। ये 2 प्रकार का सिगाटोका डिजीज होता है। एक तरह का धब्बा होता है, पत्ती पे आता है शुरू में,
और ये अंडाकार शेप का होता है डब्बा, एक पीले कलर का होता है, एक ब्लैकिश होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है और ये पत्ते में धीरे धीरे फैल जाता है। शुरू में अंडाकार होता है, बाद में ये फैल जाता है पूरी पत्ती पे और पत्ती को पूरा झुलसा देता है, पौधे को झुलसा देता है। तो इसके कंट्रोल, इससे जो पैदावार होता है, अगर पत्ता पूरा मतलब प्लांट पूरा अगर नहीं भी सूखा है तो ये पत्तियों को सुखा देता है, उसको फोटोसिंथेटिक एरिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण का जो क्षेत्र होता है उसको कम कर देता है। फलस्वरूप जो होता है, अगर पौधे में जो फिंगर्स आते हैं वो छोटे हो जाते हैं, जो तो उसका यानी कि उसका उपज बहुत ही ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो और ये हर जगह पाया जाता है, ये पनामा विल्ट से ज़्यादा स्प्रेड ये है डिजीज़, लेकिन इसकी सीवियरिटी कम है। तो इसको रोकना है। इसको भी रोकने के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम को मिक्सचर को 15-15 दिन के अंतराल पे आपको स्प्रे करना है इससे बचने के लिए। जैसे ही पहले ही आ जाता है, जैसे ही आपको दिखे वैसे ही आप स्प्रे शुरू कर दें और 15-15 दिन के अंतराल पे इसको करते रहें। जीवाणु म्लानी या मोको रोग सर्वप्रथम रोगी पौधों की नई पत्तियों पीली पड़ने पर लगती है और बाद में टूटने लगती है, जिसके कारण बीज की पत्ती सूख जाती है और आगे चलकर अन्य पत्तियां भी मुरझाकर लटक जाती हैं और सूख जाती हैं। रोग ग्रसित पौधों के तनों को यदि काट कर देखा जाए तो ऊतक हल्के पीले, गहरे भूरे या काले नीले रंग के दिखते हैं। रोगी भाग से मटमैले धूसर या गहरे भूरे रंग का स्राव निकलता है। रोग नियंत्रण के उपाय: बाग में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। कम से कम 2 वर्ष तक भूमि को केले की फसल से मुक्त रखा जाए। रोग ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों को कुछ प्रमुख प्रबंधन करना जरूरी है सभी रोग से बचाव के लिए। तो जो मेन डिजीज, सारे डिजीज के प्रबंधन के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को ये करना है कि जहां से भी केले का पौधा लेंगे वो सर्टिफाइड एजेंसी होनी चाहिए। ऐसी जगह हो जहां पे ये चीज टिश्यू कल्चर से वो होता हो या टिश्यू कल्चर से वो पौधा तैयार किया गया हो, ताकि उसमें जो डिजीज है वो ना रहे और हो सके तो रेसिस्टेंट वैरायटी ही लेनी है। दूसरी चीजें, अगर आप लेंगे डिजीज फ्री प्लांट तो फिर वहां पे जो रोग को आने का जो संभावना है वो मृदा से या जमीन से होता है। तो आपको वो प्रबंधन उसके बाद करना है। उसमें क्या करना है कि जो आपका जो खेत है उसमें जो आप गड्ढा करेंगे तो वो गड्ढे में आप पहले से ही ट्राइकोडर्मा डालना है। लगाने से पहले ट्राइकोडर्मा एक जैव जीवनाशी है। ट्राइकोडर्मा जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है और उसका फॉर्मुलेशन हर जगह अवेलेबल है। जो आप इरिगेट करेंगे, जो आप पटवन देंगे, वो फ्लड इरिगेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको एक प्लॉट से दूसरी प्लॉट में पानी जो है बहकर नहीं जाना चाहिए पटवन के दौरान। तो आपको वो पटवन ऐसे करना है जैसे ड्रिप इरिगेशन आपको इस्तेमाल में लाना है। तो उससे आपको बहुत फायदा, किसानों को बहुत फायदा होगा। एक तो इस प्रकार आप पूरे के पूरे बनाना खेती जो है उसका रोग रहित आप फसल उपजाऊ कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं, जो प्रबंधन है, सारा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
बिहार और झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बारिश सामान्य रूप से बहुत ही कम हुई है और ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले किसान या तो खरीफ फसलों की बोनी नहीं कर पाए हैं या उनकी फसलें खेत में ही सूख गई है। इस स्थिति में अभी इन खेतों में सरगुजा की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सरगुजा की खेती आप किस तरह से करें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुप्रिया सुपल सुरीन से। मैं आज सरगुजा के बारे में बताना चाहूँगी, जिसे किसान भाई चाहे हमारे झारखंड में इसे रामतिल या जटंगी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक प्रमुख तिलहनी फसल है और एक पारंपरिक फसल भी है जिसको हम बोलेंगे, जिसमें किसान हमारे पारंपरिक तरीके से माने काफ़ी दिनों से इसे लगाते आ रहे हैं। इस मौसम में जैसे अभी बारिश की कमी है, झारखंड में बारिश हो नहीं रही है, तो वैसे ये में किसान भाई अच्छा विकल्प है सरगुजा को अगर ले तो, जिससे कि खेत खाली ना रहे और अच्छी आमदनी ले सकते हैं। खेत की जैसे अभी समय है, धान का वो शायद लगा चुके हैं या लगा रहे हैं, पर ऊपरी ज़मीन में या टार ज़मीन में अभी भी खेत खाली है। तो मैं चाहूँगी किसान भाइयों से कि लोग अभी खेत की तैयारी कर लें, जिसमें एक दो गहरी जुताई कर लें, पाटा चला लें और जितने भी खरपतवार हैं उन्हें निकाल लें, जिससे कि 1-2 सप्ताह में वे लगा सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए देसी हल या कल्टीवेटर के द्वारा खेत की 2 बार गहरी जुताई कर पाटा लगा दें और इसके साथ ही जमीन की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए अंतिम जुताई के पूर्व लगभग 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में समान रूप से मिला दें। इसमें है 45 केजी यूरिया और 130 केजी एमओपी और 130 केजी एसएसपी और 30 केजी एमओपी डाला जाता है। और यूरिया की आधी मात्रा सोइंग के समय और आधी मात्रा बाद में डालते हैं। जो आधी मात्रा बच गया है उसे हम 20 या 25 दिन में टॉप ड्रेसिंग के तौर पर डाल सकते हैं। तो सरगुजा में सबसे पहले प्रभेद का बात होता है, कौन सा प्रभेद ले, बीज कहाँ से लाएं। तो हमारे विश्वविद्यालय बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 4 वेराइटी सेंट्रल लेवल से विकसित की गई है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में भी चलता है और झारखंड में भी है, जिसमें बिरसा नाइजर 1, 2, 3 और पूजा विकसित की गई है, जिसकी उपज क्षमता बहुत अच्छी है, करीब 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और समय है इसका मैच्योरिटी पीरियड लगभग 100 से 110 दिन में तैयार हो जाता है। तो किसान भाई यहाँ की वैरायटी को उपयोग में ला सकते हैं। सामान्य तौर पर बीज दर बुआई की विधि पर निर्भर करती है और सरगुजा की कतारों में बुआई करने पर 5 से 6 किलोग्राम साफ एवं स्वस्थ बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। वहीं छिड़काव पद्धति से बुआई करने पर 7 से 8 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। फसल को शुरुआती अवस्था में रोगों एवं कीटों के प्रभाव से बचाने के लिए बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। सरगुजा में इसमें सोइंग की जो लगाने की विधि है वो एक महत्वपूर्ण विषय है कि किसान ऐसे ही छींट देते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। अगर छींट भी रहे तो उसे बालू मिलाकर करे, जिससे पौधे की दूरी मेंटेन रहे और पौधे अच्छे से विकसित हो। अगर किसान भाई लाइन से लाइन करते हैं तो 30 सेंटीमीटर की दूरी होती है, लाइन से लाइन की दूरी, और प्लांट टू प्लांट है इसका 10 सेंटीमीटर। हाँ, उसके बाद लगाने के बाद खरपतवार अगर आता है तो कम से कम 15 से 20 दिन में एक बार निकाई गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे पौधे अच्छे से विकसित होंगे और इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की बात है तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद खरपतवार का प्रकोप दिखाई देता है। इसमें फसल में निराई गुड़ाई करें। अगर खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो इसके लिए बुआई के पहले पेंडिमिथिलिन 3.3 दवा 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कुछ क्षेत्रों में बारिश बहुत ही कम हो रही है, तो अगर किसान भाई उसे लगा भी लेते हैं तो कम से कम 1 सिंचाई उसे दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी ये पानी माने कम पानी वाला
पौधा है या क्रॉप है, तो इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता है, पर बढ़ने के लिए तो पानी चाहिए ही। इसलिए एक इरिगेशन अभी दे देना होगा सितंबर माह में, और एक फूल आने के समय देने से यह अच्छी उपज देता है। फसलों के विकास और अच्छी उपज के लिए पोषक तत्वों की सही मात्रा जरूरी होती है और ये पोषक तत्व प्रकृति में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ तत्वों की पूर्ति हमें खाद उर्वरकों के माध्यम से करनी पड़ती है। अगर धान फसल की बात करें तो इस समय धान की रोपाई हो रही है और कई किसान रोपाई कर भी चुके हैं। ऐसे में धान का सही पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, इसके लिए देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। धान की खेती इस क्षेत्र में बड़े एरिया पर की जाती है, जिसकी रोपाई अभी चल रही है। लेकिन जिस एरिया में लगातार फसलें ली जाती है, वहाँ सूक्ष्म तत्वों की कमी देखी जाती है। आमतौर पर किसान डीएपी, यूरिया और पोटाश फसल में देते हैं और बाद में खड़ी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिससे फसल कम बढ़ती है और उत्पादन कम मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फसलों के लिए लगभग 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्राकृतिक रूप से फसलों को कम मिल पाते हैं। इसकी पूर्ति बाहर से करनी पड़ती है। वही गंधक, जिंक, बोरान और आयरन मिट्टी में मौजूद रहते हैं, लेकिन आज इनकी भी कमी पाई जा रही है। वही अन्य तत्व आसानी से प्राकृतिक रूप से फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता जानने के लिए फसलों के लगाने से पहले मिट्टी की जांच करवा ले, जिससे पता चल सके कि मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है। अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करवाए हैं तो धान की रोपाई के समय डीएपी, यूरिया, नाइट्रोजन के अलावा जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जिंक तत्व की कमी हर जगह मिट्टी में देखी जा रही है। वही अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे गंधक, बोरान या आयरन का प्रयोग मृदा रिपोर्ट के आधार पर ही करें। लेकिन अगर मिट्टी जांच नहीं करवाए हैं और फसल लगा दिए हैं तो खड़ी फसल में सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण देखकर खड़ी फसलों में भी सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं। धान की फसल में जिंक तत्व की कमी रोपाई के 20 से 30 दिन बाद से दिखाई देने लगती है। धान में जिंक तत्व की कमी के लक्षण को खैरा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें पत्तियां भूरे या लाल रंग की हो जाती हैं। वहीं इसे आसानी से समझने के लिए यह कह सकते हैं कि पान की पीक तरह पत्तियां दिखती हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आमतौर पर किसान जिंक सल्फेट का स्प्रे कर देते हैं, जिससे इस समस्या का कंट्रोल ठीक से नहीं होता है। इसलिए इस घोल में बूझा हुआ चूना मिलाकर स्प्रे किया जाना चाहिए। 1 हेक्टेयर एरिया में स्प्रे करने के लिए बूझा चूना 2.5 किलोग्राम, सामान्य जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। अगर चूना नहीं है तो चूना की जगह 20 किलोग्राम यूरिया ले लें। इसी तरह आयरन यानी लौह तत्व की कमी भी देखी जाती है, जिसे सफेदा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें धान की पत्तियां सफेद रंग की हो जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर ऐसी समस्या देखी जा रही है तो 3 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बूझा हुआ चूना 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव करें। वही गंधक तत्व की जहाँ तक बात है तो यह भी फसलों को बहुत जरूरी है। इससे फसल में प्रोटीन बनता है, रोग कम लगते हैं और दानों के निर्माण में भी बहुत सहयोगी होता है। आमतौर पर मिट्टी में यह उपलब्ध रहता है, लेकिन गहन फसल चक्र के चलते इसकी भी कमी होने लगती है। इसलिए रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। अगर खड़ी फसल में पीलापन दिखाई दे तो सल्फर का स्प्रे या भुरकाव भी कर सकते हैं। इसी तरह बोरान तत्व की भी कभी कभी कमी देखी जाती है। इसकी कमी होने पर पत्तियां मोटी और कड़ी होकर नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। वहीं अगर खड़ी फसल में इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो बोरोक्स की 5 किलोग्राम मात्रा का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव करें।
किसान भाइयों, आपको बता दें कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जीवांश रहेगा तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इसलिए हरी खाद, गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग जरूर करें और औसत मात्रा में ही रासायनिक उर्वरकों को डालें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भागलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। आगामी 4 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में फसलों और सब्जियों में दीमक कीट का प्रकोप होने की संभावना रहती है। अतः किसान भाई फसलों की निगरानी करते रहें। यदि प्रकोप दिखाई दे तो क्लोरोपाइरीफॉस 20 इसी दवा 4 मिलीलीटर प्रति लीटर जल के साथ छिड़काव करें। सरसों की अगेती बुआई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अग्रणी, पूसा तारक, पूसा महक आदि के बीज की व्यवस्था करें और खेतों को तैयार करें। किसान इस समय अगेती मटर की बुआई के लिए बीज की व्यवस्था करें। मटर की उन्नत किस्मों में पूसा प्रगति, पंत मटर 3 और अर्किल का चयन करें और खेतों को तैयार करें। पत्ता गोभी की किस्में जैसे प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, अर्ली ड्रम हेड आदि 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर दर से बीज की बुआई करें। पशुओं को प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण और कृमि की दवा प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श ठीक से सूखा और साफ होना चाहिए। इस मौसम में किसान धान के प्लास्ट यानी बदरा रोग का आक्रमण होने की निगरानी हर 2 से 3 दिन के अंतराल पर करते रहें। इस रोग का सूचक है पत्तियों में एक छोटी सी आंख जैसा धब्बा, जिसका अंदर का भाग हल्का भूरा और बाहर गहरे भूरे रंग का होता है। आगे जाकर अनेक धब्बे मिलकर एक बड़ा धब्बा बन जाता है। इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट हॉपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है। अतः किसान भाई खेत के अंदर जाकर पौधों के निचली भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करते रहें। यदि कीट का प्रकोप अधिक है तो इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव दारापुर, जिला बक्सर के कमलेश कुमार ने। आपने ओल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए, खेत में जल निकासी का उचित प्रबंधन होना चाहिए, क्योंकि जल जमाव जब होगा उसमें तभी हमारा ओल का कंद सड़ने लगता है और उसका जो है असर जो है अन्य पौधों पर भी पड़ता है। तो इसके लिए इस बात का ध्यान देते हुए हमको जल निकासी का प्रबंधन करना चाहिए। अक्सर बारिश के मौसम में कभी कभी
खेतों में अधिक जल भराव होने लगता है। इसके चलते पौधे में कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं और कंद गलने की भी समस्या आती है। इससे बचाव के लिए खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही पौधों के तनों के पास मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना आवश्यक रहता है। इससे पौधों को मजबूती मिलती है और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। देखिए, ओल की खेती में सिंचाई का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अभी इस समय जो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे पहले उन लोगों को अपनी खेती में सिंचाई का ध्यान देना होगा। इसके लिए जो है उनको 7 से लेकर के 10 दिनों के अंतराल पर लगातार सिंचाई करने की आवश्यकता है। उसके अलावा दूसरा चीज़ कि ओल लगाने के 20 से 30 दिनों बाद जो है अंकुरन जो होता है, अंकुरन के बाद निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो उस समय अपने खेत में निराई गुड़ाई करें। ओल की फसल को सिंचाई की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि पौधों को पानी की उचित मात्रा मिलती रहने से इसमें कंदों का विकास अच्छा होता है। इसकी पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। बीजों को अंकुरित होने तक खेत में नमी की मात्रा बनाए रखने के लिए फसल की सप्ताह में 2 बार सिंचाई करें। बीजों को अंकुरित होने के बाद बारिश से पहले गर्मियों के मौसम में फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर पानी देना चाहिए। ओल लगाने के 20 से 30 दिनों बाद जो अंकुरन होता है, उसके बाद से जो है हमको उसमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि नमी अवश्य बना रहना चाहिए। और उसके बाद से जो हम ओल लगाते हैं उसका ये भी हमको ध्यान देना है कि कंदों की रोपाई जो किए, रोपाई के 50 से 60 दिनों बाद तथा 80 से 90 दिन के बाद 40 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 40 किलोग्राम पोटास को 2 बराबर भाग में बांट करके हम मिट्टी चढ़ाते समय उसको डालना चाहिए। और मेन जो खरपतवार नियंत्रण है, खरपतवार नियंत्रण भी उसी समय मिट्टी चढ़ाने के समय करना चाहिए। और पुनः सिंचाई जो है 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करना चाहिए। ओल की फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो पहली निराई गुड़ाई 50 से 60 दिनों की फसल में करें और दूसरी निराई गुड़ाई 80 से 90 दिन की फसल में करनी चाहिए। निकाई गुड़ाई करते समय पौधों पर मिट्टी भी चढ़ाते जाएं। इसके अलावा ओल में मुख्य रूप से जो लगने वाले जो रोग हैं, ये झुलसा रोग। इसमें क्या होता है, पूरा पत्ता झुलस जाता है और पूरा पौधा जो है खराब हो जाता है, उसका पैदावार पर इसका असर पड़ता है। तो इसके लिए हमको कार्बेंडाजिम दवा का जो छिड़काव जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके स्टिकर मिलाकर शाम के समय करना चाहिए। एक और बीमारी लगता है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं तना गलन, यानी तना गल करके जमीन की सतह से गिर जाता है। इसका उस समय हम कार्बेंडाजिम 2 ग्राम के हिसाब से प्रति लीटर पानी में घोल बना करके ड्रेंचिंग करें और 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा जो हमारा एक प्रकार से जैविक फफूंदनाशी है, उसका भी 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हम ट्राइकोडर्मा से भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ओल पिछले बार उस खेत में लगाए हैं तो फसल चक्र भी हमको अपनाने की आवश्यकता होती है। और जब भी हम ओल की खेती करें तो बीज उपचार अवश्य करें, कार्बेंडाजिम से अथवा ट्राइकोडर्मा से करना चाहिए। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।